हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह और हम लोग काम कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सेशन पे। और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस अबाउट 33 वीडियोस कवर अप कर लिए और 33 वीडियोस में 3300 या 3200 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। और इतने में 8 सब्जेक्ट हमने कवर अप कर लिया और अराउंड 50% के अबव 60% के अराउंड हमने सिलेबस भी कवर अप कर लिया है अपने इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट्स कवर अप हो चुके हैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में मैं एक बार। टर्बो मशीनरी, मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रनिंग में है और ये हमारा 9th सब्जेक्ट है। ओके, और ये जो वीडियोस हैं वो सबके लिए यूज़फुल है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की हुई है या तो ग्रेजुएशन या तो डिप्लोमा, तो ये आपके लिए यूज़फुल है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से, इतना सब लोग जानते हैं। और प्रीवियस ईयर से क्यों आते हैं, इसका भी एक सिंपल लॉजिक है कि ईएससी का जो प्रीवियस ईयर है बहुत ही नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई भी एरर्स नहीं है। बहुत एरर्स तो है लेकिन बहुत कम एरर्स हैं, 2 या 3% के आसपास। अगर आप किसी भी पीएसयू के पेपर उठाइएगा पिछले साल के, तो उसमें कम से कम 2 या 3% से ज़्यादा एरर हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग को मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडीज़ हैं, या तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब लोग क्वेश्चन ईएससी प्रीवियस ईयर से उठाते हैं क्योंकि कोई बवाल नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सबके लिए यूज़फुल है। आप ईएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एई की, एसएससी जेई की, पीएसयू के किसी एग्जाम की, सबके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है अवेलेबिलिटी वाला टॉपिक है, अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी वाला हम कवर करेंगे। और आज से देखो, आज से एक वीडियो में एक ही टॉपिक जाएगा। जो पहले अभी तक मैं कर रहा था 100 क्वेश्चन इन वन वीडियो, ये होता था 110, जैसे लास्ट वीडियो गया था 110 का, उससे पहले वाला गया था 101 का। लेकिन अब से एक वीडियो में एक ही टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक है इरिवर्सिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए। देखो, यहाँ बात की गई है अवेलेबिलिटी की और हर क्वेश्चन के लिए कम से कम आपको 20 या 22 मिनट लग रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल होते हैं, इसमें बहुत टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। ओके, अवेलेबिलिटी की बात की गई है तो अवेलेबिलिटी इज़ जनरली कंजर्व्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर अवेलेबिलिटी, तो इसी के लिए फॉर्मूला होता है ना, अवेलेबिलिटी चेंज या अवेलेबिलिटी डिक्रीमेंट या अनअवेलेबल एनर्जी का क्या इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। अगर एंट्रोपी का जनरेशन हो रहा है तो अवेलेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अवेलेबिलिटी कंजर्व नहीं है, एनर्जी कंजर्व्ड है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दोनों गए। देन अवेलेबिलिटी कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अवेलेबिलिटी हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी जान लो आप, ये भी गलत है। एंड थर्ड और फोर्थ, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, ये आपकी पहली वाली जो ये तो डेफिनेशन है अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम इन अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये तो डेफिनेशन। और दूसरा है कि अवेलेबिलिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड इन इरिवर्सिबिलिटी, तो ये मैंने पहले बताया आपको कि अवेलेबिलिटी कंजर्व नहीं है। अगर इरिवर्सिबिलिटी आ रही है सिस्टम में तो अवेलेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ हद तक, या हो सकता है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए अगर बहुत ख़राब कर दोगे आप सिस्टम। तो थर्ड फोर्थ सही है एंड पहले का ए हो गया। ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, इस क्वेश्चन में बात की गई है कि neglecting the changes in the kinetic and potential energy for unit mass, the availability in a non-flow process becomes phi minus phi naught, where phi is the availability function of, ये phi जो है अवेलेबिलिटी फंक्शन होता है क्लोज सिस्टम का। ओके, यहाँ तो नॉन फ्लो बुलाया ना, नॉन फ्लो तो सिंपल आपको समझना चाहिए, नॉन फ्लो तो क्लोज सिस्टम होगा। ठीक है, तो नॉन जो क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबिलिटी का फार्मूला होता है फाई, इसका जो फार्मूला ये होता है यू माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट वी, इतना याद कर लो। सेकंड इज ओपन सिस्टम के लिए ये फार्मूला होता है साइज इक्वल टू एच माइनस टी नॉट एस, दोनों फार्मूला आप याद कर लो। ठीक है, यूजफुल है दोनों है, तो सेकंड का बी ऑप्शन हो जाएगा। ट्राई क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखो ये क्वेश्चन जो है उसमें सिंपल एक दिया हुआ है 10 kg का वाटर, 10 kg वाटर है और उसमें उसको हम 300 से 350 ले जा रहे हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज होगा डेल्टा एच एम सी पी डेल्टा टी, जितना आप हीट दे रहे होगे एम सी डेल्टा टी। तो एम सी एम 10 है, सी 4.2 होता है एंड 10 डेल्टा टी जो है 50 है आपका। तो सॉल्व करने में 2080 आ रहा है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट हो गया 2090 के। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 होता है, ये दोनों ऑप्शन चले गए हमारे। देन डी का 2 ऑटोमेटिकली सेट हो गया, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। अगले में बोला गया है कि एंट्रोपी चेंज पर केजी, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शंस बचे हुए हैं ये जा चुका है, ये दोनों जा चुके हैं। ऑप्शन बचे हुए 1 और 4। तो अब एंट्रोपी का यूनिट तो जानते हो ना, यूनिट क्या होता है कि जूल एनर्जी अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर, मतलब कि जूल पर केजी पर केल्विन। एंट्रोपी से मैच करा दो, क्योंकि ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नीचे नीचे टेम्परेचर आना चाहिए था, इसके केल्विन या केल्विन आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यूनिट से मैच करा के हम आंसर दे देंगे। तो ए बी का 4 हो गया, 4 हो गया एंड सी का ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। देन 34 12 आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एंट्रोपी के लिए सॉल्व मत करने लगना कि हाँ लगे एंट्रोपी निकाल ले इसको एग्जाम में बैठ के। यार जब क्वेश्चन बन जा रहा है बिना कुछ किए तो क्यों उसमें बेवजह एनर्जी लूज़ करनी है अपनी। तो हमारा थर्ड का सी हो गया एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला कि अवेलेबिलिटी इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क ऑब्टेनेबल, सही है, ये तो डेफिनेशन ही है। दूसरा है कि क्लेप्टॉन इक्वेशन, तो मैंने क्लेप्टॉन इक्वेशन लिख दिया है यहाँ पे, देखो ऐसे ऐसे डिराइव करते हैं। डेल पी बाई डेल टी, मतलब पहले ये तो ये पता होगा ना, थर्मल पावर स्टेशन इन विलेज, इसी से बनाते हैं हम लोग। डी पी बाई डी टी, ये वाला हॉरिजॉन्टल सर्कल लेते हैं, डी एस बाई डी वी। तो डी एस हमारा जो होता है वो होता है हमारा हीट अपॉन टेम्परेचर, तो यहाँ वेपराइजेशन वाला होगा। ड्राई सेचुरेशन है तो एच एफ जी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, सेचुरेशन टेम्परेचर ही हो जाएगा। देन जो डी वी है वो हो जाएगा वी एफ जी। तो सिंपली आप पुटअप करोगे तो हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हल्का स्टफ क्या है, थोड़ा ट्रिकी है, इसको नहीं पढ़ेंगे। अगला पढ़ेंगे डूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज एक्सप्रेस्ड एज म्यू बराबर डेल एस अपॉन डेल पी, ये गलत हो गया। म्यू जो होता है डेल टी बाई डेल पी होता है एट द कांस्टेंट एंथैल्पी, ओके। तो चौथा गलत हो गया, तो ये दोनों चले गए और पहला दूसरा होना चाहिए सही। तो आंसर हो जाएगा ए, 4th का ए, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। देखो अवेलेबिलिटी फंक्शन की बात की है और हमने पीछे जो एक क्वेश्चन आया उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था दोनों चीज़ें, कि जो अवेलेबिलिटी होती है क्लोज सिस्टम के लिए होती है यू माइनस टी नॉट एस प्लस पी नॉट बी, और ओपन सिस्टम के लिए होता है एच माइनस टी नॉट एस। तो यहाँ क्लोज सिस्टम की बात की गई है, तो आप सिंपल ढूंढो के मिल जाएगा यू प्लस पी नॉट बी माइनस टी नॉट एस। 5th का ए। 6 ट्राई कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला गया है फॉर स्टडी फ्लो प्रोसेस कोई और स्टेट 1 to 2 जा रहा है और एंथैल्पी का वेरिएशन ये हो रहा है, एंट्रोपी का वेरिएशन ये हो रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि जो अवेलेबल एनर्जी है उसमें कितने चेंजेस आएंगे। तो सिंपल मैंने हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ओपन सिस्टम के लिए। देखो यहाँ बोला गया है फ्लो प्रोसेस है ना, फ्लो प्रोसेस मतलब कि ओपन सिस्टम हो गया। तो ओपन सिस्टम वाला ऊपर देखो लिखा हुआ है ये वाला H माइनस टी नॉट एस, H माइनस टी नॉट एस। तो फाइव वन माइनस फाइव नॉट कर देंगे तो इधर आ जाएगा H वन माइनस एच नॉट माइनस टी नॉट एस वन माइनस एस नॉट। तो वैल्यूज पुटअप कर देंगे बस, हमारा आंसर आ जाएगा 180 किलो जूल पर केजी। तो आंसर हो गया 6 का C। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। देखो यार, जो अवेलेबल एनर्जी की जो फॉर्मूला है ये वाला, ये डिराइव होता है ऐसे टी नॉट डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा एस जो है कंप्लीट है टोटल इनवर्स का, मतलब कि जिसने हीट दिया, ये है हीट जिसने एक्सेप्ट किया Q बाई T1, और ये है जिसने हीट दिया। ठीक है, जिसने हीट दिया, तो T1 है टेकर, T2 है गिवन वाला जिसने दिया हुआ है। तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, ऐसे डिराइव होता है फॉर्मूला। अगर लेकिन आप पूरा प्रोसेस याद मत रखना, याद रख लेना, लेकिन फाइनली में फार्मूला याद रखना है ये वाला। अगर कांस्टेंट किसी का रिजर्वायर से हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, तो उस केस में अवेलेबिलिटी का जो चेंज होता है वो यही फॉर्मूले से निकलता है, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, याद कर लो आप। तो 300 टी नॉट है, क्यू आपका 1000 है, और यहाँ पे आपका टी वन है जिसने टेक किया था, एनर्जी जिसने ली हुई है, मतलब 400 वाले ने ली है और 600 वाले ने दिया है एनर्जी को। तो इसे आप सॉल्व करिए। तो 250 निकल के आ रहा है। ठीक है, आंसर बी है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होगा, मतलब इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होंगे और बस डाटा चेंज रहेगा, तो मैं वहाँ बहुत टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिटेल समझा दिया, इसलिए 7th का हो जाएगा बी। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें बात की है इरिवर्सिबिलिटी की। तो इरिवर्सिबिलिटी डिफाइंड होती है, यहाँ इन्होंने डेफिनेशन दे दी है कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो जितना हम ले सकते थे मैक्सिमम माइनस 100, जितना हम ले पाए, मतलब जितना हम मान लो हम 100 रुपये कमा सकते थे लेकिन हम कमा पाए 80, तो जो 20 रुपये है वही है इरिवर्सिबिलिटी। जितना हमारा पोटेंशियल था कमाने का उससे कम जितना रह गया वही है ना। ठीक है, तो यूनिवर्स तो यही फॉर्मूला होता है I बराबर टी नॉट डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में क्या आता है सिस्टम,
प्लस सराउंडिंग। तो हमारा आंसर हो गया ए। ओके, 8 का है। 9th नंबर ट्राई कीजिए। तो ये बोला गया है कि 9th नंबर में द चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द गिब्स फंक्शन ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन प्रोसेस। सही है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना। देन गिब्स फंक्शन इज यूजफुल व्हेन इवेलुएटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन विच केमिकल रिएक्शंस अकर। तो ये 12th से आपने पढ़ा होगा यार कि जो गिब्स फार्मूला यूज करते हैं हम एनर्जी कितना इक्वेशन कितना कोई रिएक्शन कंप्लीट हो, ये जानने के लिए 12th में पढ़ा होगा। यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ पूछ दिया, ठीक है, दोनों ही सही स्टेटमेंट है। 9th का भी हो जाएगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 जो है रिपीटिशन है। 11th नंबर ट्राई कीजिए। 11th रिपीटिशन ही है, बस वही डाटा चेंज कर दिया उन्होंने। 10th रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें कि ये जो 100 है उसको 1000 कर देंगे वो लोग, बस वो मैंने रिपीटिशन डाल दिया, ठीक है। 11th का बी आ रहा है, बस वही सेम फार्मूला लगाना है, देख लो आप, और कुछ नहीं करना है। 12th नंबर ट्राई कीजिए। देखो पहला जो है स्टेटमेंट कि हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, ये तो रिवर्सिबल होता है, आपको पता है, काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। चैप्टर 1 में था, चैप्टर 1 में था, चैप्टर 2 में भी था, चैप्टर 3 में भी था, हर जगह क्वेश्चन आ रहा है। देन फ्री एक्सपेंशन भी आपका रिवर्सिबल है, और थ्रॉटलिंग भी रिवर्सिबल होती है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन भी रिवर्सिबल होता है। ये सबको याद होना चाहिए अभी तक। एंड देखो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये कंफ्यूजिंग है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रजिस्टर, अगर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर आप कर रहे हो ना थ्रू रजिस्टर, तो हीट को जनरेट करता है, हीट बाहर फेंकता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे इरिवर्सिबिलिटी कहेंगे। लेकिन अगर कोई कह दे कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द सिस्टम बाई इलेक्ट्रिक मीन्स, देन उसको इरिवर्सिबल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो वर्क होती है, उसको हम एनर्जी कंसिडर नहीं करते हैं कभी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द वर्क नॉट हीट, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ अलग चीज़ है, यहाँ ये रजिस्टर की तरफ पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं बस। तो तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। और अगर एग्जामिनर का मूड अगर वैसा होगा ना कि इसको वर्क कंसिडर कर लेगा, तो कंसिडर कर लेगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे उसमें, फिर उसमें कोई लॉजिक नहीं है। और डिपेंड करता है किस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखा है, किस तरीके से क्वेश्चन तैयार किया गया, किस तरीके से आंसर दिया गया है। ओके, अब उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका आंसर कोई हो सकता है 1 और 2 दे, हो सकता है कोई इसका आंसर 1 2 3 तीनों दे दे, कोई दोनों ही सही है। डिपेंड करता है कि किस एंगल ऑफ व्यू से आप देख रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो तीनों ही सही मुझे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क की बात की ही नहीं गई है कहीं, ना ही एनर्जी कहीं बात की, नहीं कहीं एनर्जी लिखा हुआ है। तो 1 2 3 होगा 12th का ए दिया भी है क्वेश्चन में यहाँ पे। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ बोला गया है कि थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल।
तो जो सेकंड स्टेटमेंट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन द स्टर्लिन साइकिल, देखो जो कार्नोट हो गया, स्टर्लिन हो गया, एरिक्सन हो गया, ये सब सारी साइकिल्स कम्प्लीटली रिवर्सिबल हैं। तो इनके जो प्रोसेस होंगे वो भी कम्प्लीटली रिवर्सिबल होंगे, इरिवर्सिबल नहीं हो सकते हैं कभी। तो ये तो पक्का फर्जी है। सेकंड काटते ही डी ऑप्शन हो गया आपका। ओके, और जो अगर आप पढ़ना चाहो पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो आपको सिंपली हो चुके हैं क्वेश्चन, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो भी दोनों सही स्टेटमेंट है, पहला भी तीसरा भी। ओके, 13 का डी एंड 14 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि एक बॉडी है 2 kg मास की, सी इसका इतना है, अवेलेबल है 600 तक, और इनका कहना है कि मैक्सिमम कितना वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दिस बॉडी। तो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना है अगर आपको, तो सिंपली निकाल लीजिए अवेलेबिलिटी बिटवीन द स्टेट 1 एंड द डेड स्टेट, उसी से निकलेगा ना। तो सिंपली आप निकाल दीजिए Q माइनस टी डेल्टा एस निकाल, हो गया आंसर इसका। तो कितना 600 हमारा हीट है, Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी लगा दिया है हमने यहाँ पे, तो 600 आ गया, माइनस सी माइनस टी नॉट इंटू एम हो गया 2, सी इतना, और ये हो गया एंट्रोपी आपका 2 इंटू 1 इंटू एल 600/300। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा आंसर 14 का सी। और 15 नंबर क्वेश्चन रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग एंड देन ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कीजिए फिर। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, लेकिन इसका अलग एक फॉर्मेट में समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से क्यू हमने भेजा, हमने यहाँ से क्यू भेजे थे 800 पे, और इसको हम ले गए 400 पे, इतनी हीट को हम 400 पे ले गए, तो क्या होगा, क्यू 800 पे था तो एंट्रोपी कितनी थी आपकी, सॉरी एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ 800 जब था तो एंट्रोपी कम रही होगी, यहाँ जब 800 था तो एंट्रोपी कम रही होगी नहीं वाली डेल्टा एस। जब इसको हम 400 लेके चले जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी ना डेल्टा एस, इतना अमाउंट इंक्रीमेंट हो गया, इतना अमाउंट। तो वही बार बार क्वेश्चन आता है कि कितना अवेलेबिलिटी में चेंज हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, या फिर अनअवेलेबिलिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो सेक्शन बनता है ना, ये वाला जो 300 से लेके जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ये वाला, इसे ही कहते हैं अवेलेबिलिटी। तो डेल्टा एस हम वहाँ से निकाल लेते हैं, डेल्टा एस हम वहाँ से निकाल लेते हैं कि मतलब यहाँ से क्यू 800 गया, यहाँ इन्होंने रिसीव किया तो कितना डेल्टा एस आया, मतलब ये डेल्टा एस कितना जनरेट हुआ इंटू टी नॉट कर देते हैं। तो यही वाली ये सेक्शन आ जाता है,
इसे ही हम कहते हैं अवेलेबिलिटी में चेंज। ओके, तो वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग जो हम पीछे लगाते आ रहे थे अभी तक, कि Q T नॉट 1/T1 माइनस 1/T2। तो Q हमारा है 100 और T नॉट हमारा है 300, T1 हमारा है 400 और ये है 800। तो सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, सी आंसर। 16 का सी हो गया। 17 नंबर ट्राई कीजिए। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें बोला गया है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है और ढूंढना है हमें। तो पहली बात फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये तो है पक्का पता है हमें, 1 होना चाहिए आंसर। ठीक है, सेकेंड आते हैं स्लो हीटिंग ऑफ ऑयल। स्लो हीटिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम अ कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स। अब डिपेंड करता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स है अगर उसके बीच में फाइनाइट डिफरेंस हो गया तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगर डिफरेंस बहुत जीरो है, जीरो के अराउंड है, तो वो हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ करेक्टली डिफाइंड नहीं है। ओके, स्लो हीटिंग का क्या मतलब है कि फाइनाइट है कि नहीं। अगर ये बहुत वेरी स्लो कहना चाहते हैं तब तो स्टेटमेंट सही है कि ये रिवर्सिबल है, मतलब इरिवर्सिबल नहीं है, ये कंसिडर नहीं करेंगे आंसर में। अगर स्लो का भी मतलब थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंस है 5 डिग्री या 10 डिग्री का, तो वहाँ इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी, तब तो ये इरिवर्सिबल माना जाएगा। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है, थर्ड वाला देखो, थर्ड तो आपको पता होगा कि अगर रिवेपरेशन हो रहा है वाटर का तो वो रिवर्सिबल होता है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा। तो ये दोनों चलेगा हमारे। ठीक है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है, 1 and 2 एंड 1 and 4। तो आंसर देखो दोनों करेक्ट है, क्योंकि सेकंड वाले स्टेटमेंट ने कम्प्लीटली इन्होंने बताया हुआ नहीं है। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है, आइसेंट्रोपिक कंप्लीशन ऑफ द आइडियल गैस, ये आपका इरिवर्सिबल होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, ये हम पीछे कई बार कर चुके हैं। अब पीछे देखो, एक डाउट वही आया था कि कई बार ये लोग कहते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल है, कभी कभी कहते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो वही एक डाउट आता है हमारा बार बार। ठीक है, तो इसमें मोस्ट रेट 4 ये हो जाएगा 4, इसको हम ले लेंगे इरिवर्सिबल 1 and 4 को, क्योंकि यहाँ स्लो लिख दिया है ना। अगर हीटिंग कहते तब तो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन यहाँ स्लो लिखने की वजह से इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं बस। ओके, तो 1 and 4 मार देंगे आंसर और 17 का डी हो जाएगा। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 11 का, वही देखो वहाँ 100 किलो जूल था, यहाँ पे 1000 कर दिया है बस। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एनर्जी इज कंजर्व्ड सही है, एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व्ड सही है, एंट्रोपी इंक्रीज होती रहती है हमेशा। अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व्ड, ये भी सही है, क्योंकि अगर इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी तो अवेलेबिलिटी घट जाएगी। तीनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, तो डी आंसर हो जाएगा 19 का। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 20।
देखो यार, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि आइडियल गैस है, वो फ्लो हो रही थ्रू पाइप, और फ्लो होते होते उसमें जो प्रेशर का ड्रॉप है 50% हो गया है। इसका तो फाइनल प्रेशर जो है इनिशियल का 0.85 हो गया है, ठीक है। तो इससे जो है एंट्रोपी में चेंजेस आएंगे, एंट्रोपी बढ़ेगी आपकी, एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी नहीं पता अभी, मतलब मुझे पता है, लेकिन वैसे सब आइडिया लग पाएगा, ठीक है। तो उसको निकालेंगे हम लोग, टी नॉट डेल्टा एस निकालेंगे, इसी से निकलेगा हमारा कितना एक्सर्जी लॉस हुआ है। एक्सर्जी देखो, एक्सर्जी आपका वही होता है अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबल एनर्जी, उसी को कहते हैं एक्सर्जी। तो टी नॉट इंटू डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है mc ln T2/T1 माइनस mr ln P2/P1। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कोई है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ बस पुट ऑफ वैल्यू करेंगे mr ln P2/P1। ये सॉल्व करते हैं फिर यहाँ से यहाँ तक, और सॉल्व करने पे आता है 46.17। तो इसमें से कोई आंसर मैच कर नहीं रहा है, और इन्होंने आंसर जो है 20 का ए दे दिया है। अगर मैं भी रहूँगा पेपर तो मैं भी यही मार दूंगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करके, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर रहता नहीं है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आप 20 का ए नहीं मारेंगे यार, चलो ये कह देते हैं, लेकिन आंसर ही आएगा 46.17। ओके, और जो बुक में कुछ इन्होंने शायद दिया नहीं है सोल्यूशन, बुक में सोल्यूशन नहीं दिया है इसका इन्होंने। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 21। ओके, देखो यहाँ बोला गया फॉर अ स्टडी प्रोसेस कंडीशन एट द स्टेज 1 and 2 आर दिस। ओके, द अवेलेबिलिटी एट द एम्बियंट टेम्परेचर दिस। तो एवेलेबिलिटी हमें पता है कि साई 1 माइनस साई 2 लगा देंगे। साई 1 की वैल्यू होती है H1 माइनस टी नॉट एस, और साई 1 माइनस साई 2 करने पे H1 माइनस H नॉट माइनस टी नॉट इंटू S1 माइनस S नॉट आ जाएगा। इसमें वैल्यू जो पुटअप करेंगे ये दोनों तो हमारा निकल के आंसर आएगा 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 21 का ए। 22 ट्राई कीजिए। देख लो यार, इसमें बोला गया है 22 नंबर क्वेश्चन में कि इजी है। हीट रिजर्वायर इज मेंटेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट है। तो ये हो गया आपका 1200, ये हो गया आपका 300। तो बस इफिशियंसी निकालनी है, मतलब यही उन्होंने पूछा हुआ कितनी अवेलेबिलिटी है, कितने परसेंट। तो इफिशियंसी निकाल दो, वही अवेलेबिलिटी हमारी आ जाएगी 1 माइनस 300 टोटल 75% आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 22 का सी हो जाएगा आंसर। ओके, तो आज एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, और थैंक यू प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन, आपने क्या सीखा। अगर आपको कुछ सही लगा या गलत लगा वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ओके, एंड थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।